अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑनलाइन किया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद से हूँ कि जल्द इस सिचुएशन से जान छूटेगी और आप यहाँ हमारे बीच अपने कोचिंग में होंगे। ये हमारे सबके लिए एक छोटा सा अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ से फुली अवेयर हैं कि ऑनलाइन में कुछ इश्यूज़ आते हैं आप लोगों को, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन होता है तो आप कोचिंग आके अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। और आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस सारी सिचुएशन से जान छुड़ाकर हम आपको फिजिकली कोचिंग बुला लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ किया। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपने स्टार्ट ही एक वर्ड से किया, दैट वाज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन फॉर द एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, तो मैं आपसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे आपको एक केस देता हूं। केस इज दैट कि आप एक लाइब्रेरियन हैं एंड यू हैव टू मैनेज द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरीज। तो जो आपको लाइब्रेरीज हैं आपके अंडर में आती हैं, आपने वहाँ पे बुक्स अरेंजमेंट करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने वर्कर्स को बुलाकर क्या कहेंगे कि सर चलें, लेट्स सपोज आप एक लाइब्रेरियन है, एक लाइब्रेरी आपके अंडर है और आपको मैं 100 बुक्स ला कर देता हूँ, 100 बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। और मैं ये बुक्स लाने के बाद आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ ये आप जो है ना आप कर दें, इसको सेल आउट करें। आपके पास कस्टमर आता है, आपने वैसे ही बुक्स नीचे ज़मीन पर फैला दी सारी जैसे मैंने आपको दी थी, और कस्टमर आके कहते हैं जी केमिस्ट्री की बुक चाहिए, आप कहते हैं जी ढूंढ लो। अब उस 100 बुक्स के अंदर से उसके लिए केमिस्ट्री बुक ढूंढना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है वो आइंदा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप एक अच्छे लाइब्रेरियन हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक शेल्फ्स बनाएंगे, 4 शेल्फ्स बनाएंगे। एक के नीचे लिखेंगे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो केमिस्ट्री सेक्शन में रखेंगी, शेल्फ में रखेंगी, बायोलॉजी की बायो में। इसी तरह से आपका जो भी कस्टमर आएगा उससे आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको नहीं कहना पड़ेगा सर मैं आई हेल्प यू। वो खुद ही वहाँ से केमिस्ट्री शेल्फ से बुक उठाएगा, आपके पास आएगा और वो बुक बोरो कर लेगा। बट स्टूडेंट्स, बात यह है कि वो उसके लिए आसानी कैसे पैदा की? बुक्स ज़मीन से भी तो उठा सकता था, लेकिन वहाँ आसानी से जैसे क्लासिफिकेशन हो गई। एक तो सब्जेक्ट डिफरेंस हो गई कि भाई ये 4 शेल्फ हैं 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेम केस है लाइब्रेरी वाला। एलिमेंट्स से कुछ ज़्यादा नहीं थे उस वक्त में, बट एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स को समझना, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने देखा, हमने ट्राइड पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ट्राइड में आ गए। अब आप लिथियम की प्रॉपर्टीज़ याद करें, सोडियम की भी वही है, पोटेशियम की भी वही है। आपके ट्राइड में ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन आ गए। आप क्या करें? आप क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ें, ब्रोमीन और आयोडीन की सेम हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो अरेंजमेंट करते हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आपने देखा जी, मैं लेट्स सपोज के तौर पे कहता हूँ 5 एलिमेंट्स आपने अरेंज किए, A, B, C, D। अब इससे बेनिफिट, क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है आपको? क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मैं एक ग्रुप में इनको मैंने अरेंज किया है। ये मीन्स दैट कि जो प्रॉपर्टीज A की हैं वो B की होंगी, वो C की होंगी, वही D की होंगी। यानी कि मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी पड़ेगी, जबकि आपको सिर्फ एक एलिमेंट A की प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, B की प्रॉपर्टीज वही हैं, C की प्रॉपर्टीज भी वही हैं, D की प्रॉपर्टीज भी वही हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी पड़ेगी। आपने एलिमेंट्स के सेट बना दिए। अब एक एलिमेंट उसमें ऐसा होगा जो लीडर होगा, एक एलिमेंट ये जो आपको वहां दिख नहीं रहा, ये मैं कहता हूं कि ये ग्रुप है आपका, ये ABCD एलिमेंट्स है उसके अंदर। अब आपने क्लासिफिकेशन कर दी ना, आपने क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन के बाद ये है कि अब क्लासिफिकेशन के बाद ये कि अब आपको पता है कि ये ABCDE ये आपके एक सेट के एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो आपको किसने कहा है कि आप ABCD तमाम की प्रॉपर्टीज याद करती हैं? देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड, आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, हर एक प्रॉपर्टी का एक ट्रेंड होता है अपना। लेकिन यहां पर यह कि आप A इज द लीडर ऑफ द फैमिली, आप A की प्रॉपर्टीज को पढ़ें। यानी A में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी पता चल जाएगा। B में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ABCDE ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके। अब ए की प्रॉपर्टीज पढ़ लें कि ए के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ए के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेम हो गए।
सेम हो गई। यानी कि मैं आपसे फिर इसको छोड़ें, मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करता हूं कि अभी आपने ट्राइड में पढ़ा लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपने ट्राइड पढ़ा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ऊपर नजर नहीं आया, मैंने ऊपर जो ग्रुप बनाया था दैट वाज ABCDE, यानी अगर आप A को पढ़ें तो BCDE की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो भी है इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सिमिलर होंगी। अब आपने ट्राइड पढ़ा था डॉ-ब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड, आपने ट्राइड पढ़ा था डॉ-ब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड। लिथियम सोडियम पोटेशियम आपको पता चल चुका है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, डॉ-ब्राइनर ने प्रूव कर दिया। बट आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी आप सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टीज पढ़ें, सोडियम पोटेशियम की सेम है। कैसे? लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम पोटेशियम के भी एक होता है। लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, सोडियम पोटेशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ये अल्कली मेटल है, ये दोनों भी अल्कली मेटल है। स्टूडेंट्स, कई प्रॉपर्टीज सेम है। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को भी 7 चाहिए। तो पॉइंट इज कि आप ये देखें कि आपने एक एलिमेंट को पढ़ा, बाकी दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटो कॉपी सेम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ये रेगुलर ट्रेंड होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एक खास फर्क नहीं होता, लेकिन एक तरीके से इनमें इंक्रीमेंट आता है, ये डिक्रीमेंट आता है। तो ये सब आपने पढ़ा, सिर्फ आपको बताना ये था कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, सेट्स बन जाते हैं, एक को पढ़ो बाकी सेम। इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत है, ताकि आप जो एलिमेंट्स सेम है उनको अलग कर दें, जो डिफरेंट है उनको अलग। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तक आपने पढ़ा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर आपको एक चीज सर ने बताई होगी कि एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया। हर पहले एलिमेंट और उसके लिहाज से जो 8वां है, हर पहला एलिमेंट और उसके लिहाज से जो 8वां एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए उसको कहते हैं ना ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव का मतलब होता है 8वां। स्टूडेंट्स, हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो पहले के लिहाज से सेम है, यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर आप अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक 7 के गैप के बाद 8वें पे आके उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। 7 के गैप के बाद 8वें पे आके उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं। रिपीट होने का मतलब क्या है? लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप घूम के गए वापस आए, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप घूम के वापस आए, पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं पहला और उसके लिहाज से 8वां, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, तमाम साइंसदान उस वक्त फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एम्फेसाइज करते थे, उनका बहुत रुझान था फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल ने वही काम किया जो न्यूलैंड ने किया था। क्या? ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ही अरेंज्ड all the elements, sorry गलत लिख दिया था मैंने, he arranged all the elements according to the increasing order of their atomic weight। आपको ये बात बतानी नहीं पड़नी चाहिए कि increasing order of atomic weight का क्या मतलब है, क्योंकि न्यूलैंड ने भी यही किया था। मीन्स दैट जो कम एटॉमिक वेट वाले हैं वो पहले, और बाकी यानी कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, हीलियम, लिथियम, इस तरह से आप, यानी कि अगर इंक्रीज आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, उसका मतलब है कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर से किया, छोटे से बड़े की तरफ। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया है। मैं दोबारा बता रहा हूं, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग। सर, इन्होंने वही काम किया जो न्यूलैंड ने किया था। यस, इसी वजह से तो इस लॉ को कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मॉडिफाइड फॉर्म आप समझते हैं क्या होगा कि एक चीज को आप अच्छा करके पेश कर दें तो प्रीवियस जो उसका वर्जन होता है वो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म हो जाती है। तो न्यूलैंड की मॉडिफाइड फॉर्म मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की मॉडिफाइड फॉर्म है विच इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके एडवांटेजेस लिखें। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया। फिर ठीक है, इस तरह से उनके पास ग्रुप्स आ गए। स्टूडेंट्स, ग्रुप किसे कहते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, वर्टिकल
उसे ग्रुप कहते हैं। और अगर आप इसी तरह से हॉरिजेंटल रोज में चले जाएं तो ये पीरियड्स होती हैं। यानी याद रखिएगा यहां पे क्या क्या होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं आप उन्हें पीरियड्स कहते हैं। इनके पास 8 ग्रुप थे, 12 पीरियड थे। आपकी बुक में लिखा हुआ है 8 ग्रुप 7 पीरियड, जो कि गलत है। बुक में एक चीज गलत लिखी गई है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप और 12 पीरियड थे और आपकी बुक में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बना हुआ भी गलत है। सो काइंडली आप थोड़ा कंफ्यूजन के शिकार मत होइएगा। बुक में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गलत बना हुआ है और 12 पीरियड है, 7 नहीं है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसका मतलब यह है, बिलफर्ज मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर ये ए बी सी डी ई अगर ये ग्रुप है तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट है ना, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ग्रुप नंबर क्या होता है, मैं आपसे कहता हूं, फर्स्ट है ग्रुप नंबर क्या है 1, सेकंड है ग्रुप 2, थर्ड है ग्रुप नंबर 3, फोर्थ है ग्रुप नंबर 4। जो ग्रुप का नंबर होता है वो एलिमेंट की वैलेंसी होती है। लेट्स सपोज क्या है, लिथियम फर्स्ट है ग्रुप का मेंबर है, लिथियम की वैलेंसी है +1। मैग्नीशियम +2 गए, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3। कार्बन फोर्थ का है, +-4 दोनों होती है लेकिन हम यहाँ +4 लेते हैं। नाइट्रोजन फिफ्थ का मेंबर है, -3 भी होती है लेकिन हम यहाँ +5 भी ले सकते हैं। आप जानते हैं ये होती है, HNO3 में नाइट्रोजन +5 होता है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी अब तक कि जो ग्रुप का नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, जो होते हैं कैपेबिलिटी होती है उससे वैलेंसी कहते हैं। तो आप देखें +1 +2 +3 +4 +5, जबकि रिस्पेक्टिवली फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जो ग्रुप का नंबर होता है वो वैलेंसी को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियड टेबल अब तक आ जाने चाहिए। 8 ग्रुप 12 पीरियड्स होते हैं, एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ग्रुप का जो नंबर होता है वो वैलेंसी को शो करता है। ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उसने तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया। स्टूडेंट्स, हर पीरियोडिक टेबल किसी न किसी लॉ पे होता है। ट्राइड का अपना लॉ था, ऑक्टेव का अपना लॉ था, लोदर-मेयर। अच्छा, मैं लोदर-मेयर के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको एक बात बताता हूँ कि ये सोचने वाली बात यह है कि लोदर-मेयर ने उस वक्त न्यूजीलैंड से थोड़ा बहुत बेहतर काम किया था, उसने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन लोदर-मेयर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लोगों की तवज्जो, वो पजीराई हासिल नहीं कर सका जो कि उसे करनी थी। इसकी क्या वजह थी? तो लोदर-मेयर के, अगर आप बुक में लोदर-मेयर के अगले पेज पे देखें तो ऊपर एक रीजन लिखा होगा, लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन कुड नॉट रिसीव द प्रॉपर अटेंशन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। यानी लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन थी वो जो प्रॉपर अटेंशन नहीं ले सका अपनी तरफ, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सका। उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, सेम प्राइस में 2 प्रोडक्ट मिल रही हैं, एक प्रोडक्ट लेस फीचर्स के साथ, एक मोर फीचर्स के साथ है। आई नो दैट आप यू विल गो फॉर द मोर फीचर्स। तो इसका मतलब ये है, आप समझ जाएं, 1869 के अंदर लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन पब्लिश हुई। 1869 ईयर, इन द सेम ईयर मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आ गया और ये उसके मुकाबले में बहुत बेहतर था। क्यों बेहतर था? एडवांटेजेस में पढ़ेंगे आप कि ये लोदर-मेयर के मुकाबले में क्यों। तो एक साल 2 पीरियोडिक टेबल आए, ये बहुत बेहतरीन था, सादा था, समझने के काबिल था, जबकि लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन मुश्किल था इसके मुकाबले में, इसीलिए इसको ज्यादा जो है पजीराई मिली, अटेंशन मिली, उसे नहीं मिली। सेकंड रीजन, इसमें ना कोई बहुत मुश्किल लॉजिकल चीजें नहीं, यानी कि कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं जो कि लोदर-मेयर में ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व और कर्व में से रीड करना, वो एक बहुत मुश्किल पीरियोडिक टेबल था। उसी के मुकाबले में इन द सेम ईयर मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया, तो वो बहुत आसान था, समझने के काबिल था, इजी टू रीड ड्रॉ था, दोबारा बनाया जा सकता था। तो इसीलिए लोदर-मेयर में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये 2 रीजन इंपॉर्टेंट है, काइंडली इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, कि लोदर-मेयर ने क्यों क्लासिफिकेशन, जो लोदर-मेयर की क्लासिफिकेशन थी उसे प्रॉपर अटेंशन क्यों नहीं मिली। स्टूडेंट्स, हर
लॉ, हर पेरियोडिक टेबल किसी न किसी लॉ पे होता है। मेंडलीज पेरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया विच इज कॉल्ड द पेरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, उस क्वांटिटी को या उस प्रॉपर्टी को या उस पैरामीटर को पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं जिसके लिहाज से आप किसी चीज को अरेंज करें और उसमें कोई रिपीटेशन आ रही हो। आप देखें ना, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को किसके लिहाज से अरेंज किया, एटॉमिक वेट। किसके लिहाज से अरेंज किया, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज करने के बाद एक खास एटॉमिक वेट के गैप के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हुए। लिथियम से गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, देन अगेन एट सोडियम +1+1। फिर आप इसी तरह से आगे गए, आप गए मैग्नीशियम पे, एल्यूमिनियम पे, सिलिकॉन पे, देन आप फास्फोरस पे, देन आप क्लोरीन पे, फिर आप आर्गोन पे, देन आप वापस आते हैं पोटाशियम पे। वही प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि एक खास वक्त के बाद आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करते हैं, तो एक खास वक्त के बाद एलिमेंट्स, एक खास गैप के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, और जिसकी वजह से कर रहे हैं वो एटॉमिक वेट है। तो आप देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी एलिमेंट का जो पेरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट है। इसका मतलब यह है कि आप एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करें तो एक खास गैप के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज विल स्टार्ट रिपीटिंग। समझ तो आ रही होगी, नहीं भी आ रही तो चलेगा, कोई बात नहीं, खुद ही पढ़ लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, पेरियोडिक फंक्शन आप जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, पेरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसके लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करें और उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो, ऐसे प्रॉपर्टी पैरामीटर को कहते हैं पेरियोडिक फंक्शन। क्या कहते हैं, पेरियोडिक फंक्शन। अब ये नहीं कहना सर लिखा नहीं था आपने मिटा दिया। अभी स्टार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें, बाद में लिखते रहिएगा। ये क्लास होती है, अब तक 10 बच्चों की आवाज आ रही थी, सर हमने लिखा नहीं था, हम आपको सुन रहे थे। अब यहां कुछ बोल ही नहीं सकते, ना आप शोर कर सकते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हैं। कितने मासूम और शरीफ हो गए हैं आप लोग। यानी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतने मासूम और इतने शरीफ हो जाएंगे कि हम बोलते रहेंगे और हमारा बच्चा आगे से जवाब तक नहीं देगा। मतलब क्या जमाना आ गया, मतलब बच्चे भी शरीफ हो गए। और आप लोग तो घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, आधा घंटा लेक्चर ले लिया, जान छूट जाती है, ना कोचिंग आना पड़ता है ना कुछ, और आधी मखलूक के लिए सर हम बेजार हो गए। सही है भाई, बेजारी हो जाती, कोचिंग बुला लेते हैं फिर। नजर तो आ रहा है ना, अब इतनी खूबसूरत राइटिंग है, नजर तो आना चाहिए, है ना। नजर नहीं आ रहा होगा फिर कोई बात नहीं, मुंह से भी तो बोलूंगा मैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जवाब देने की मेरी मर्जी है, मैं दूं या ना दूं, मेरा जवाब मेरी मर्जी। हम कभी कभी सोचते हैं आप लोगों को किसी तरह फिजिकल बुला लें और आप लोगों की क्लासेस ले लें,
फिर यकीन आता है बच्चे तो हमारे ही हो। कोचिंग आने से पहले पुलिस वालों को बता के आओगे कि एक इस टाइम में सर आमिर पढ़ा रहे होते हैं, सर इमरान पढ़ा रहे होते हैं, छापा पढ़वा लोगे, हमें जेल जाता हुआ देख के कितनी खुशी और मुसरत होगी वो मैं जानता हूँ आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, चलें लेट्स स्टार्ट द एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीज पीरियड टेबल। इस चीज का कुछ फायदा भी तो होगा। हाजा फायदा क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ एलिमेंट। अरे यार आप जानते हैं न्यूलैंड की भी यही था, सिस्टमेटिक वे का एक बाकायदा सिस्टम आ गया, ग्रुप्स का, पीरियड्स का, आप उसमें एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते थे, बहुत आसान हो गई। दूसरी बात यह है कि इससे पहले के जो साइंसदान थे वो बहुत बड़ी गलती ये कर रहे थे कि उनका सारा रुझान फिजिकल प्रॉपर्टीज का था। वो ये सोचते थे कि एलिमेंट्स का करता धरता उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट होती है, जबकि वो भूल चुके थे एलिमेंट की रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होता है, कंपाउंड्स होते हैं, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल ने अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा तवज्जो जो दी वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे दी। द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा तवज्जो इनकी किस पे थी? केमिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी इसने। यानी कि जो पिछले पीरियोडिक टेबल नहीं दे रहे थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तवज्जो दे रहे थे, इस भाईजान ने आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे तवज्जो दी, जो कि इसकी कामयाबी की एक खास वजह। तो इसने एक बहुत बेहतरीन काम कर दिया। उस वक्त में एटॉमिक वेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला दे दिया। आपने चैप्टर फर्स्ट ईयर में एक नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट का यूज किया था, तो फिर सबको पता होना चाहिए क्योंकि आपने प्रैक्टिकल्स को कहीं तो किए होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये आप सबको पता है। आप एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकल आता है। यानी एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला ये है कि एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द एटॉमिक वेट। और अच्छा, इस फॉर्मूले से इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट निकालना शुरू किए। कई एलिमेंट्स जिसमें यूरेनियम, गोल्ड, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसके अलावा भी एक दो नोबल मेटल से या हैवी मेटल से एक दो तीन और मेटल से जिनके जिनके पहले जो एटॉमिक वेट थे वो गलत थे। जैसे बेरिलियम पहले 13.6 था, बट मेंडलीज ने आकर बताया नहीं भाई ये 9 है, इस फॉर्मूले से निकाला। और उसने कई करेक्शन की एटॉमिक वेट्स की, जो एटॉमिक वेट गलत थे उसने उनको सही किया। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं, काइंडली आप इनको देख लें। और इसके अलावा 2 रह गए तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स एडवांटेजेस में दूसरी बात यह है, मेंडलीफ बाबा जो थे ना, इनकी सबसे खास बात यह थी, हमारी क्या पेशन गोई, हमारी पेश गोई तो किसी भी तरह से लगती नहीं है, हमारे महकमा मौसमियात की नहीं लगती, लेकिन इनके यहाँ साइंसदान की पेशन गोई लग गई। पेशन गोई जो पेश गोई थी, जो प्रिडिक्शन थी, वो क्या थी? इन्होंने ना सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में बताया जो कि दुनिया में आ चुके थे, इन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में उनके लिए जगह छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में। यानी एलिमेंट्स लिखते लिखते एक डब्बा खाली छोड़ दिया, एक बॉक्स खाली छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस, फिर लिखते लिखते एक ब्लैंक स्पेस खाली छोड़, यानी कि एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, फिर लिखते लिखते एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। तो पूछा गया कि सर आपने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 बॉक्स खाली छोड़े, यानी 3 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी हैं। इसका क्या है? इन्होंने कहा यहां पर अभी एलिमेंट्स जो आने हैं वो भी डिस्कवर नहीं हुए। एक वक्त ऐसा आएगा जब इस तरह के 3 एलिमेंट्स होंगे, उनकी एक की प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसको बोरॉन के नीचे रखना, बोरॉन के साथ रखना। दूसरा आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसको एल्यूमिनियम के साथ रखना। तीसरा आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसको सिलिकॉन के साथ रखना। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा सर आप नाम दे दें। तो उन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने के बाद ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस से छोड़ दी, लेकिन फिर नाम भी दे दिए। एक एलिमेंट जो पहली खाली जगह थी उसका नाम था एक का बोरॉन, दूसरी खाली जगह का नाम लिया एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, तीसरी थी एक का सिलिकॉन, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन। और स्टूडेंट्स हैरत अंगेज तौर पर बाबा जी की प्रेडिक्शंस रंग ले आई। एक दौर ऐसा भी आया जब ये तीनों एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। जो एक का बोरॉन के नीचे आया वो था स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम की जगह जो आया उसका नाम था गैलियम,
गैलियम यानी Ga, और जो एक का सिलिकॉन की जगह आया वो था जर्मेनियम, जर्मेनियम, और इसको लिखा जाता है Ge। यानी कि इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के लिए ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी, अनडिस्कवर्ड थे, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शन कर दी, और वो 3 खाली जगह थी, एक का बोरॉन, बाद में उसकी जगह जो आया वो था स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम, बाद में जो उसकी जगह आया गैलियम, एक का सिलिकॉन, बाद में जो उसकी जगह आया जर्मेनियम। और इसका लास्ट आप एडवांटेज एक और लिख लीजिएगा, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। टाइम की शॉर्टेज है इस वजह से मैं लिख नहीं रहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन इन्होंने कर दी थी कि ये आएगा ये ऐसा होगा, ये आएगा ये ऐसा होगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी जगह जो आएगा वो ऐसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, और बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए विद द सेम प्रॉपर्टीज जो कि मेंडलिस ने कहा था। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज थी, दूसरी जो चीज है वो है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, टाइम की कमी, डिसएडवांटेज, हर चीज जो फायदा दे वो नुकसान भी देती है, हर वो चीज जो फायदा दे वो नुकसान भी देती है। मींस दैट जिस चीज के एडवांटेजेस हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसका जो पहला डिसएडवांटेज था, इनके पेरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ बाबा जी के पेरियोडिक टेबल में सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी डिसएडवांटेज के तौर पर, नो प्लेस या स्पेस के लिए, नो प्लेस या स्पेस के लिए फॉर हाइड्रोजन। बेचारा हाइड्रोजन सबसे छोटा, सबसे नन्हा, सबका लाडला, लेकिन उसके लिए कोई जगह ही नहीं। जैसे घर में छोटे की कोई जगह नहीं होती, आधी जिंदगी उसकी कुंडी खोलने और पानी पिलाने में गुजर जाती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का वही हाल है कि सबका लाडला, सबसे प्यारा, छोटा सा, और उसकी जगह ही नहीं थी पेरियोडिक टेबल में। तो स्टूडेंट्स, नो प्लेस या स्पेस फॉर हाइड्रोजन, नो प्लेस या स्पेस फॉर हाइड्रोजन, इनके पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं थी। दूसरा डिसएडवांटेज टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर में टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो इसको जरा जल्दी से कर लें। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि उन्होंने आइसोटॉप्स की जगह नहीं छोड़ी। आइसोटॉप क्या होते हैं, अब ये भी अगर मुझे बताना पड़े तो फिर तो आप लोग ये ना फर्स्ट दोबारा कर लें तो बेहतर होगा। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, नो प्लेस या स्पेस फॉर आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है सिर्फ। नो प्लेस या स्पेस फॉर आइसोटॉप्स, नो स्पेस या प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही पेरियोडिक टेबल में अपने ही उसूल को तोड़ दिया। उसूल क्या था, हमने क्या लिखा था, इन्होंने क्या किया था, ही अरेंज्ड all the elements according to the increasing order of their atomic weight। ना, what is the meaning of increasing order, छोटे से बड़ा, लेकिन इन्होंने कई जगह पर अपना ही ऑर्डर रिवर्स कर दिया। जैसे कि मैं बता दूं, यानी कि रिवर्स्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं जो बोल रहा हूं आप उससे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। रिवर्स्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इस पे एमसीक्यूज पक्का आएगा इंशाल्लाह। वो मेंडलीफ बाबा की प्रेडिक्शन थी या आमिर बाबा की प्रेडिक्शन है कि इस पे एक एमसीक्यूज इस साल आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कैसे ऑर्डर रिवर्स किया, ऑर्डर इस तरह से रिवर्स किया, जो पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम है उसका 39 है एटॉमिक वेट, आर्गन का 40 है। पहले किसे आना चाहिए था, 39 देन 40। इन भाई साहब ने क्या किया, पहले 40, यानी इनकी काउंटिंग ऐसी थी 38 40 39, यानी कि आर्गन बिफोर पोटेशियम, गलत। दूसरा, कोबाल्ट 60 होता है, निकल 59 होता है। इन्होंने भाई साहब ने निकल को बाद में, कोबाल्ट पहले रखा हुआ था। तीसरा, टैलेरियम 127 पहले रखा हुआ था, किससे, आयोडीन से 126। टैलेरियम Te1, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं पढ़ रहा हूं, समझ आ जाना चाहिए। कॉपर 60 बिफोर निकल 59, टैलेरियम 127 बिफोर 126, यानी इनकी गिनती ऐसे थी 125 127 126। तो भाई ये मैथमेटिक्स को थोड़ी था कि इसकी काउंटिंग परफेक्ट होगी, हाँ ना बेचारा। अच्छा, ये बता दें कि ये 3 डिसएडवांटेजेस आपको समझ आ गए। पहला, आइसोटॉप्स की हाइड्रोजन की जगह नहीं है, आइसोटॉप्स की इसके पेरियोडिक टेबल में जगह नहीं है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मज़ेदार बात जो बतानी है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कहेंगे हम लिखते नहीं है सर, मिटा देते हैं। बता चुका हूं टाइमिंग का मसला है। ओके,
अब बच्चे बोल रहे होंगे सर लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट लें? भाई स्निपिंग टूल भी आता है और इसमें एक स्क्रीन कैप्चरिंग का बटन भी होता है, वो आप ऊपर होगा, होम बटन के साथ होता है, तो वहाँ से क्लिक करके वर्ड में कॉपी कर दें, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। डिसएडवांटेजेस, इसका नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इन्होंने पता है क्या किया था? इन्होंने जो किया था अस्तगफिरुल्लाह, वो ये किया था कि इन्होंने दो ऐसे एलिमेंट्स को साथ रख दिया जिनका साथ बनता ही नहीं था, यानी कि जैसे कि कॉइनेज मेटल्स, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइनेज मेटल्स प्लस फर्स्ट है यानी अल्कली मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स और अल्कली मेटल्स को एक साथ रख दिया। कॉइनेज मेटल आज के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट बी वाले हैं, सिल्वर हो गया, ये जिनसे आप सिक्के बना सकते हैं, सिक्के आज के पीरियोडिक टेबल में कॉइनेज मेटल फर्स्ट बी है। ये एमसीक्यूज आया था, कॉइनेज मेटल बिलोंग टू डैश ग्रुप, फर्स्ट बी, ये आज के पीरियोडिक टेबल में। उस वक्त इन्होंने क्या किया? कॉइनेज मेटल्स को अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया, जो कि नहीं करना था, जो कि नहीं करना था, गलत कर दिया यो। और ये नाकाबिले तलाफी नुकसान इन्होंने अपना कर दिया कि ये जो डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से मेंडलीव्स को, वो देखिए मेंडलीव को बहुत बड़ा मकाम हासिल हुआ, अपने वक्त का बेहतरीन पीरियोडिक टेबल था, अपने आजकल जो चलता है वो चलता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का यहाँ अख्तिताम होता है। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहला जो काम करना है, नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें आने से पहले आपने इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल शॉप से परचेज करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है वो सर इमरान अशरफ का होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो काइंडली उनका कहना है कि आप लेक्चर में बैठने से पहले ये आप 30 रुपये का खर्चा करेंगे, और ये 30 रुपये आप हमसे नहीं ले सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो है 30 रुपये का पीरियोडिक टेबल लेकर आपने अपने पास रखना है, बुक खोल के बैठनी है। और अगर कोई बच्चा कहता है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो अस्तगफिरुल्लाह, झूठ ना बोलें, ठीक है? इससे ज़्यादा तो एक दिन में आप खा जाते होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या थे? आइसोटॉप्स की जगह नहीं थी, हाइड्रोजन की जगह नहीं थी, एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया था, और कॉइनेज मेटल्स के साथ साथ उन्होंने किससे पुट कर दिया था? अल्कली मेटल्स। अगर कोई, आप देखें स्टूडेंट्स, बुक पढ़ें, बुक से पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव को पूरा पूरा पढ़ें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मैंने कोई ऐसे पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट या नहीं किया, आप खुद पढ़ लें, ठीक है? थैंक यू। आप नेक्स्ट लेक्चर में ये पीरियोडिक टेबल लेके बैठिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।